नमस्कार, ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं नॉन स्टॉप खबरों में। उससे पहले बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको इनेबल कर लेना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। रिलायंस जियो ने कहा हम 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए तैयार हैं। खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G से पर्दा उठ गया है। कंपनी चेयरमैन मुकेश अंबानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर से पर्दा उठाया है। इससे पहले बताया गया था कि कंपनी ने 5G ट्रायल्स में 1 Gbps की स्पीड पहले ही अचीव कर ली है। इससे पहले कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनसे 5G नेटवर्क से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। 2 से 6 साल के 5 बच्चों को पहला टीका लगाया गया। देश में अब बच्चों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। अब तक लगभग 2 से 6 साल के उम्र तक के लगभग 5 बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को यहाँ पर टीका लगाया गया। कानपुर देहात में एक निजी डॉक्टर ने अपनी बच्ची पर वैक्सीन ट्रायल के लिए उसका वैक्सीनेशन करवाया और इन बच्चों को टीका लगाने से पहले ब्लड सैंपल लिया गया था। ये टीका कोवैक्सीन के प्लान के तहत लगाया गया है। अब महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ कर्नाटक, पंजाब सहित 8 राज्यों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मौजूद है। उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। खबर आ रही है कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे देश में अपने पैर पसार रहा है। देश के 8 राज्यों में इसके केसेस मिल चुके हैं। वहीं सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में मिले हैं। जिन 10 राज्यों में इसके केसेस मिले हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप से 2 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक महिला की 23 मई को मौत हो चुकी है। असम सरकार का एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। इन पर कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लेने के बाद ही वेतन मिलने वाला है। असम सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को उनके मासिक वेतन जारी करने से पहले सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की स्थिति का पता लगाने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण असम यानी कि ASDMA के अध्यक्ष के रूप में जारी किया गया है, क्योंकि यह देखा गया था कि राज्य में कई फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक अपना कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण न करने से वायरस के और फैलने की संभावना बढ़ सकती है, जो आम नागरिकों विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे बच्चे और गर्भवती महिलाओं आदि के जीवन को खतरे में डाल सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण पर छिड़ी सियासी संग्राम। शिवसेना बीजेपी में हुआ इसके लिए टकराव। महाराष्ट्र में इन दिनों एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के शिवसेना और बीजेपी में टकराव हो रहा है। ये मुद्दा है नवी मुंबई निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण का। शिवसेना नए हवाई अड्डे को पार्टी के दिवंगत संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम देना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। भारत में नामकरण या नामांतरण की सियासत नई नहीं है। मायावती ने यूपी की सीएम रहते हुए तमाम जिलों के नाम बदल डाले थे। 1995 में जब पहली बार शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में आई थी तो बॉम्बे का आधिकारिक नाम बदल करके मुंबई कर दिया था। इसके बाद से देश के कई शहरों के नाम बदल गए, जैसे बेंगलुरु हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया और नाम के जरिए राजनीतिक पार्टियां लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश करती हैं। महाराष्ट्र के पालघर में हिली धरती, 3.7 तीव्रता का आया भूकंप। महाराष्ट्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए बीते दिन। महाराष्ट्र के पालघर में सुबह 11:57 पर रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई हताहत वाली खबर नहीं है। इससे पहले 20 जून को दिल्ली में इसी समय पर हल्का भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 2.1 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र पंजाबी बाग इलाके में 7 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया था।
मानहानि मामले में गुजरात के कोर्ट में पेश होने के लिए सूरत पहुंचे थे बीते दिन राहुल गांधी। मानहानि केस में सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश हुए। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद से गुजरात के एक विधायक ने मोदी उपनाम प्रयोग करने को लेकर के मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। बता दें कि राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी उपनाम को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा था सारे मोदी चोर हैं, जिसके बाद से विधायक पुरेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म। महबूबा मुफ्ती ने पाक से बातचीत की मांग दोहराई है। बता दें कहां पर किसने क्या कहा। पीएम मोदी के साथ मिलकर के काम करने का भरोसा दिया है रविंद्र रैना ने। बैठक के बाद से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा। साथ ही साथ यहां पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की बात को वापस से दोहराया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले उमर अब्दुल्ला का कहना है। साथ ही साथ पीएम ने कहा हम 5 अगस्त 2019 के किए गए फैसले से असहमत है, उमर अब्दुल्ला का कहना है। वही आपको बता दें कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम होगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। वही कांग्रेस ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे। 15 साल बाद चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। 25 जून को दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। खबर आ रही है कि 25 जून को जो है यानी कि आज के दिन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन कानपुर के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 28 तारीख को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने 2 दिनों की लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे। 29 जून को राष्ट्रपति एक विशेष विमान से दिल्ली वापस लौटेंगे। वहीं कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशनों पर यहां पर राष्ट्रपति की रेल रुकने वाली है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशनों झिंझक और रूरा पर रुकने वाली है, जहां पर राष्ट्रपति कोविंद अपने स्कूल के दिनों के और साथ ही साथ समाज सेवा के शुरुआती दिनों के परिचितों से मिलने वाले हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की नॉन स्टॉप खबरें सीधे इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। बढ़ेगी भारत की ताकत, सेना को जल्द ही मिलेंगी 1750 बख्तरबंद गाड़ियां और 350 टैंक। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। मेक इन इंडिया के तहत 1750 FICV खरीदने का प्लान है, जिसके तहत एक हफ्ते के भीतर इच्छुक वेंडर्स को अपना जवाब सेना मुख्यालय को देना हुआ है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि ट्रैक्ट के लिए एक लंबे से अटके प्रोजेक्ट के लिए RFI यानी कि रिक्रूट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। सोने की कीमत में मामूली बढ़त, वही चांदी भी 100 रुपये ऊपर चढ़ा। बता दें कि यहां पर बीते दिन सोने के भाव में एक मामूली बढ़त देखने को मिली। बुधवार को यहां पर 10 ग्राम सोने का भाव 46,120 रुपये था, लेकिन गुरुवार को सोने की कीमत 46,150 रुपये हो गया। वही चांदी की कीमत में भी उछाल देखा गया। गुरुवार को चांदी की कीमत 67,900 रुपये प्रति किलो थी, जो कि एक्साइज ड्यूटी, स्टेट टैक्स और मेकिंग चार्ज में परिवर्तन के कारण हर जगह सोने की कीमतें अलग अलग होती है। यह सब टैक्स पर भी निर्भर करता है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक सीधे इसी प्रकार से पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।